Hello, friends. Welcome to our initiative of daily PT pointers, in which we will discuss important headlines of the day from various sources. So, the first topic is Kars Plateau. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है. सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम अ सीजनल लेक इन द Kars Plateau in the Satara district of Maharashtra, that study has indicated a major shift in the Indian summer monsoon in the past. ये जो Kars Plateau है, that is located in the Western Ghats and is about 140 kilometers away from Pune. It was included in the UNESCO World Natural Heritage Site in 2012. It is known as Kas Pathar in Marathi and its name is derived from the Kasa tree, botanically known as Elaiocarpus glandulus, that is from a Rudraksha family. It is designated as a biodiversity hotspot. और ये जो स्टडी कंडक्ट करी थी, that was conducted by Agarkar Research Institute based in Pune, which is an autonomous institute of the Department of Science and Technology. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशंस. सो ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया एंड सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल recently granted acceptance of necessity for procurement of 26 Rafale marine aircraft. This Defense Acquisition Council also granted the acceptance of necessity for procurement of 3 additional Scorpene submarines under Buy Indian category, which will be constructed by Mazagon Dock Shipyards Limited. तो ये इंडिया फ्रांस के डिफेंस रिलेशंस के अंदर लेटेस्ट डील्स हैं. अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है दैट इज चेयर्ड बाय द रक्षा मंत्री, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर. इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं रक्षा राज्य मंत्री या फिर डिफेंस मिनिस्टर स्टेट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस एंड इसका जो मेंबर सेक्रेटरी वो है आपका डिप्यूटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो इसकी कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं प्रीलिम्स में. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल अवार्ड्स रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स में आया है एंड ये इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अवार्ड्स के लिए रिलेवेंट है. और जैसे आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी is on a state visit to France. So there, Prime Minister Narendra Modi ji was conferred with the highest award of France, that is the Grand Cross of the Legion of Honor. तो इस बैकग्राउंड में कौन कौन से अवार्ड्स बाकी कंट्रीज से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. सो रिसेंटली इजिप्ट ने कन्फर करा था ऑर्डर ऑफ द नाइल, पपुआ न्यू गिनी ने अवार्ड करा था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, फिजी ने अवार्ड करा था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, Ibakal Award was awarded by Palau, Order of the Druk Gyalpo by Bhutan, Leon of Merit by United States, King Hamad Order of the Renaissance by Bahrain, King Order of the Distinguished Rule of Nishanuddin by Maldives, Order of Saint Andrew, Russia, Order of the Zayed, UAE, Grand Collar of the State of Palestine Award, obviously Palestine, State Order of the Ghazi Amir Amanullah Khan, Afghanistan, एंड ऑर्डर ऑफ द अब्दुल-अजीज अल साउद, सऊदी अरेबिया. साथ ही में कुछ ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ अवार्ड प्रेजेंट करे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो सियोल पीस प्राइज इन 2018 दैट इज अवॉर्डेड बायएनुअली बाय सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन. चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2018 ये प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड दिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनईपी, फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. फिर आपका ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड ये 2019 में इनको अवार्ड मिला था बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान एंड 2021 में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड इनको कन्फर करा गया था बाय कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये आपका सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है. न्यूज ये है कि INS Sunyana was at Seychelles in the month of July to participate in Operation Southern Readiness conducted by the Combined Maritime Forces. During this visit, personnel of the various navies from USA, Italy, UK, Seychelles Defense Forces and Marine Police and member nations of the EU NAVFOR, they were engaged in wide range of professional interactions. अब EU NAVFOR क्या था? इसका ऑफिशियल नाम है ऑपरेशन अटलांटा और पहले इसे यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स फॉर सोमालिया कहा जाता था आपका. इट इज एन
ongoing counter-piracy military operation at sea of Horn of Africa and in the Western Indian Ocean. This is the first naval operation conducted by European Union. अब हमने सेशेल्स के बारे में बात करी है तो एक बार उसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ये आइलैंड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को वैसे बिलोंग करता है। तो ये जो आइलैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपके तंजानिया है एंड मेडागास्कर है एंड कोमोरोस है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया एंड ये इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर recently said that the government will provide free Doordarshan direct to home connections in far flung areas to improve Akashvani's reach in border villages on Indo-China border. He made this announcement while paying a visit to the Kazarok village and Chumur village of Ladakh. तो अगर इंडिया चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है तो ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, इसकी इतनी ही रेलेवेंसी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। तो अगर सब ठीक रहा तो आज चंद्रयान 3 को लॉन्च करा जाएगा अराउंड 2:30 बजे। सो LVM-3 रॉकेट पे इसे लॉन्च करा जाएगा चंद्रयान 3 को। LVM स्टैंड फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका वेट होगा अराउंड 642 टन। सो ये सैटेलाइट अभी चंद्रयान 3 को अपनी ऑर्बिट में इसको इंजेक्ट करेगा एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद वो मून की ऑर्बिट पे जाएगी एंड फिर मून पे लैंड करेगी। चंद्रयान 3 के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं। Propulsion module that will carry the lander and rover. Second is lander, which is responsible for the soft landing of the moon. And then there is a rover inside the lander, which is a mobile laboratory that will conduct scientific experiments on the lunar surface. ये जो आपका चंद्रयान 3 का मिशन है that will explore the south side of the moon. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G20 शेरपास की मीटिंग। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड ये इंटरनेशनल एंड कल्चर के लिए रेलेवेंट है। तो न्यूज़ ये है कि थर्ड शेरपास G20 मीटिंग विल बी हेल्ड इन हम्पी इन कर्नाटका। तो पहले तो शेरपास पढ़ लेते हैं वो क्या है। सो G20 प्रेसिडेंसी स्टेज द G20 एजेंडा फॉर 1 ईयर एंड होस्ट द समिट। तो इस साल G20 का प्रेसिडेंट है इंडिया। तो G20 कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। एंड द शेरपास हैं they oversee the negotiation over the course of the year, discussing agenda items for the summit and coordinating the substantial work of the G20. अब हम्पी के बारे में बात कर लेते हैं। So Hampi is a city located in the Vijayanagara district of Karnataka and it is situated on the banks of the Tungabhadra river. तो अगर क्वेश्चन है कि हम्पी सिटी कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर है उसका तुंगभद्रा रिवर। एंड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी आपका 14th सेंचुरी में विजयनगरा अंपायर की कैपिटल थी। प्रेजेंटली इट ऑल्सो हाउसेज द विरूपाक्षा टेम्पल विच इज एन एक्टिव आदि शंकरा लिंक्ड मोनेस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो न्यूज ये है कि नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल आपकी फायर करी है फ्रॉम प्योंगयांग एरिया टू वाटर्स ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट विच वॉज कन्फर्म्ड बाय साउथ कोरिया एंड जापान। तो उन्होंने मिसाइल फायर करी बिकॉज कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने यूएस को एक्यूज करा था कि उनके एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मिसाइल फायर करी। तो पहले तो स्पेक्यूलेशन थी कि कौन सी मिसाइल है, बाद में कंफर्म हुआ कि ये हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस मिसाइल की कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे वर्क करती है इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन है प्रीलिम्स में कि हवासोंग मिसाइल किसकी है तो करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुजायरा एयरपोर्ट। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था। ये इंटरनेशनल के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है। तो अगर क्वेश्चन है कि फुजायरा एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर है उसका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो न्यूज़ ये है कि अ न्यू बजट कैरियर रूट बिटवीन UAE एंड इंडिया is set to moderate airfares, offering a promising solution to the prevailing sky-high prices. जो ओमान बेस्ड सलाम एयर है that has commenced operation between फुजायरा एयरपोर्ट एंड तिरुवनंतपुरम आपका। तो जो एयरपोर्ट है आपका ये UAE में लोकेटेड है, बट जो सलाम एयरवेज है ओमान की उसने ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथ्रोपोसीन इपॉक। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ जियोलॉजिस्ट हैव रिसेंटली सेड दैट सेडिमेंट्स एट द क्रॉफर्ड लेक इन कनाडा's ओंटारियो रीजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि क्रॉफर्ड लेक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। सो जियोलॉजिस्ट who were exploring the sediments at this lake
have provided evidence of the beginning of the Anthropocene epoch, which is a proposed geological epoch that began when human activity started to have a significant impact on the earth. According to the geologist, this epoch started somewhere between 1950 and 1954. Although कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, बट कुछ लोग कहते हैं कि अभी 1950s के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। और इस एपॉक के कुछ फीचर्स हैं, वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन, मास स्केल सॉइल इरोजन, हीट वेव्स। तो जो भी क्लाइमेट चेंज की एक्सट्रीम इवेंट्स है वो इस एपॉक के साथ एसोसिएटेड है। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: eons, eras, periods, epochs, and ages. And presently, officially, we are in the Phanerozoic eon, Cenozoic era, Quaternary period, Holocene epoch, and the Meghalayan age. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस्टाइल डे के बारे में। कुछ दिन पहले भी डेली पीटी पॉइंटर्स में हमने डिस्कस करा था, आज दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड ये इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है आपका। सो आज प्रधानमंत्री मोदी जी will be the guest of honor at the Bastille Day Parade, where a tri-services Indian Armed Forces contingent would be participating. Bastille Day को फ्रांस का नेशनल डे भी कहा जाता है and this day commemorates the storming of the Bastille prison in 1789 during the French Revolution. इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में बात करें, सो बोथ द कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इज ऑन अ 2-day विजिट टू फ्रांस एंड यूएई। तो मैंने आपको बताया भी था आपको कि लेन ऑफ ऑनर उन्हें अवार्ड करा है फ्रांस गवर्नमेंट ने। कुछ और भी आउटकम्स निकलेंगे वो मैं कल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड ये हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ पेरू डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन द केसेस ऑफ गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो पहले तो हम पेरू की ज्योग्राफी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपकी साउथ अमेरिका में लोकेटेड है एंड इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है आपका इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया एंड चिले। ये कोस्टलाइन आपकी साउथ पैसिफिक ओशन के साथ शेयर करता है एंड अमेजोन रिवर की जो 2 मेजर रिवर्स हैं आपकी वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। एंडेस माउंटेन भी यहाँ पे लोकेटेड है आपका। इसकी कैपिटल का नाम है लिमा। तो गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया इट्स अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर where the body's immune system mistakenly attacks its own peripheral nerve cells. तो इम्यून सिस्टम का काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, पर कुछ रेयर केसेस में वो गलती से अपने ही बॉडी के पेरिफेरल नर्व सेल्स को अटैक कर लेते हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। मोर स्पेसिफिकली द माइलिन शीथ, एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट एंड प्रोटीन दैट सराउंड्स द नर्व सेल्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड। इसकी वजह से नर्वस सिस्टम आपका इम्पैक्ट होता है विच लीड्स टू मसल वीकनेस, breathing difficulties, and can even lead to total paralysis in extreme situation. It often develops shortly after a person gets an infectious disease. Rarely, vaccinations can also cause it. Next topic है हमारा यमुना रिवर के बारे में, जो वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है उसके बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड ज्योग्राफी एंड साथ में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है क्योंकि सेक्शन 144 आपका इम्पोज करा गया है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि यमुना रिवर में काफी ज्यादा पानी आ रहा है, फ्लडिंग हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज क्रॉस्ड 207 मीटर्स। तो यमुना रिवर में इतना ज्यादा पानी क्यों हो रहा है, बाढ़ क्यों हो रही है, वो इस वजह से एक तो क्योंकि हेवी रेनफॉल हो रही है, दूसरा बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द हथनीकुंड बैरेज इन हरियाणा। तो अगर क्वेश्चन है कि हथनीकुंड बैरेज कहाँ पे लोकेटेड है तो आपका आंसर है कि वो हरियाणा में लोकेटेड है। फ्लडिंग की वजह से दिल्ली पुलिस has also imposed prohibitory measures under section 144 of CRPC in flood prone areas of the city. तो एक कर्फ्यू की तरीके से काम करता है। So this section empowers the district magistrate to issue orders to prevent and address urgent cases of apprehended danger or nuisance. तो इस सेक्शन के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। हमने नेक्स्ट आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी इस सेक्शन को डिटेल में कवर करा है। यमुना रिवर की बात करें, सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा बाय डिस्चार्ज एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है दैट पासेस थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द स्लोप्स ऑफ बंदरपुच पीक्स इन उत्तराखंड एंड इट मर्जेस विद गंगा इन इलाहाबाद। एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रशिया के वीट एक्सपोर्ट। तो पहले किसी टाइम पे
यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर हुआ करता था, फॉलोड बाय रशिया एंड अदर कंट्रीज। बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है तो यूक्रेन के व्हीट एक्सपोर्ट आपके डिक्लाइन हो गए हैं। तो इसमें यही है कि रशिया के जो व्हीट एक्सपोर्ट्स हैं दैट आर एक्सपेक्टेड टू टच अ न्यू हाई ऑफ 47 मिलियन टन्स इन 2023-24, वे अहेड ऑफ यूरोपियन यूनियन का 38 मिलियन टन, फॉलोड बाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो कौन कौन हैं, और वो इसी वजह से हैं क्योंकि यूक्रेन के जो व्हीट एक्सपोर्ट है डिक्लाइन हुए हैं इन स्पाइट ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आपका। द प्राइमरी डेस्टिनेशन फॉर रशियन व्हीट आर मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, led by Egypt, Iran, and Algeria. The relatively low international prices of wheat can be a comfort factor for many countries like India. वो इस वजह से है क्योंकि हो सकता है कि इस साल एल नीनो के चक्कर में जो पहले मानसून लग रहा था कि कम हुआ है इनिशियल फेज में, तो व्हीट क्रॉप का डिक्लाइन हो सकता है इंडिया में। तो हो सकता है इंडिया को जो मेजर व्हीट कंज्यूमर है उनको व्हीट की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो तो वो रशिया से इंपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे डेली पीटी पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। For more updates on current affairs, you can follow us on YouTube, Instagram, and Telegram. Thank you.